आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कंगाल से बना राजा। रंगीला भिश्ती वाराणसी शहर में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। लोगों के लिए गंगा नदी से पानी भरकर लाना, इसके बदले में थोड़ी बहुत मजदूरी पा लेना, यही उसका जीवन था। इसी जीवन में वह बहुत खुश रहता था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वह हर एक से हंसकर बोलता, हर एक की सेवा करना अपना धर्म समझता। राजा के महलों में भी रंगीला ही पानी देता था। एक दिन की बात है, जब रंगीला पानी के मटके अपने कंधों पर उठाए आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक रुपया पड़ा हुआ दिखाई दिया, चांदी का रुपया। खुशी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने आज तक पैसे ही देखे थे, एक रुपया तो उसने पहली बार देखा था। बेचारे का जन्म ही इतने गरीब घर में हुआ था कि उसे धन तो क्या, 2 समय की रोटी भी नहीं नसीब होती थी। रंगीला के माँ बाप भी उसे छोटी उम्र में छोड़कर परलोक सिधार गए, जिसके कारण उस पर और भी मुसीबत और गरीबी के बादल टूट पड़े थे। तब से आज तक वह बेचारा गरीबी की भट्टी में जलता रहा था। आज उसने चांदी का रुपया देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर इस रुपये को रखेगा कहाँ, यह प्रश्न उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। इस प्रश्न के पीछे रहस्य था कि उस बेचारे गरीब के शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल एक फटी सी धोती थी। इस समय घर पर जा नहीं सकता था। अब अगर इस रुपये को हाथ में उठाकर चलता है तो कहीं पर गिरने का भी डर है। वैसे भी किसी गरीब को अचानक धन हाथ लग जाए तो वह उसे संभालने के चक्कर में पागल हो जाता है। वह सोच ही नहीं पाता कि इस धन को कहां संभाले। यही हाल उस समय बेचारे रंगीले का था। पानी को अपने कंधों पर से ले उतार खड़े बड़े धैर्य से बैठकर इस रुपये को संभाल कर रखने के लिए योजनाएं बनाता रहा। देर तक बेचारा बैठा सोचता रहा कि करे तो क्या करे, और आखिर उसने यह निर्णय कर लिया कि राजमहल के उत्तर में जो एक पुराना किला है, उसकी दीवार में जो ईंटें निकली हुई हैं, उन ईंटों के पीछे इस रुपया को छिपाकर ऊपर से फिर ईंटें लगा देगा। इस तरह से उसका यह धन सुरक्षित रहेगा। उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वह उसे निकाल लेगा। इस योजना को सोचकर बहुत खुश हो गया था रंगीला। उसने पुराने किले के सामने वाली दीवार, जो पीपल के पेड़ के नीचे जुड़ी हुई थी, के साथ की ऊपर वाली नीचे से 10वीं ईंट को उखाड़ा और अपनी धोती में से छोटा सा कपड़ा फाड़कर उसमें उस चांदी के रुपये को बांधकर एक सुराग में रख दिया। फिर से उसके ऊपर उसी तरह ईंट लगा दी। फिर पीपल के पेड़ के पास खड़ा होकर उस ईंट को गिनने लगा। नीचे से पूरी 10वीं ईंट थी। हाँ, अब इसे नहीं भूलूंगा। आज से मैं भी अमीर बन गया हूं। मेरे पास भी अपना खजाना है। इस खजाने को मैं शादी से पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। शादी के नाम पर रंगीला बहुत खुश हुआ। वास्तव में अकेले रहते रहते वह ऊब सा गया था। उसका दिल घर जाते ही उदास हो जाता। कई बार उसके मन में यह विचार आता कि उसका भी कोई साथी होना चाहिए, जो घर आने पर उसे प्यार से पुकारे, उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करे, फिर अपने हाथों से खिलाए। अब तो वह अमीर भी बन गया है। इस खजाने को
तभी निकालेगा जब उसकी पत्नी आएगी। इससे उसे शहर में घुमाने ले जाएगा, उसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलवाएगा। कितनी खुश होगी उसकी पत्नी। हाँ, कल ही तो उसके पड़ोस के रामू धोबी ने कहा था, रंगीले रामू, अब तू जवान हो गया है, इसलिए शादी कर ले। तू कहे तो मैं तेरे लिए अपने भाई की साली धनिया की बात पक्की कर दूं। उस समय तो उसने रामू काका की बात हंसकर टाल दी थी, मगर आज जैसे ही उसे ये चांदी का रुपया प्राप्त हुआ था, उसका मन कर रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, रामू काका से मैं आज ही जाकर कहता हूँ, धनिया की बात तो पक्की हो चुकी है, अब इस शुभ काम में देरी क्या। रंगीले पानी के दोनों मटके अपनी बयोनी में रखकर उसे अपने कंधे पर रख चल पड़ा था। शादी की बात अभी उसके मन में खुशी के लड्डू फोड़ रही थी। फिर धनिया को उसने कितनी बार अपने घर में आगे से गुजरते हुए देखा था। वह तो बहुत ही सुंदर थी। आह, कितना आनंद आएगा धनिया से शादी करके। सपनों की दुनिया में खोया, भविष्य के ताने बाने में उलझा, कल्पना के महल बनाता हुआ रंगीला लोगों के घरों में पानी भरकर सीधा ही रामू धोबी के घर गया। अरे रंगीले तुम? आश्चर्य से रामू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ काका, मैं आपके घर में ऐसे ही आ गया। शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं रंगीले, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हें देखकर तो हमें बहुत खुशी हुई है। आओ बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। काका, आपने झूठी बात कही थी। कौन सी बेटा? खुलकर बोलो। भला तुमसे शर्म कैसी, मैं तो तुम्हारे पिता समान हूँ। काका, आप धनिया के रंगीले की जबान उसके दिल की आवाज का साथ ना दे सकी। उसकी आवाज गले में ही फंसकर रह गई। मगर रामू उसके मन की सारी बात समझ चुका था। उसे यह पता था कि हर युवक अपनी शादी की बात अपने मुंह से कहते समय शर्म महसूस तो करता ही है। हाँ हाँ बेटे, तुम धनिया की बात पक्की ही समझो। तुम कहो तो मैं कल ही यह शादी करवा देता हूँ। काका, प्यार से रंगीला रामू के गले से लिपट गया था। खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकल आए। आखिर उसने उसके मन की ही बात कर दी थी। शादी शादी, काका आप तो महान हैं। कोई देवता है जिन्होंने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली। रंगीले ने रामू को अपनी बाहों में भरकर उसे ऊंचा उठा लिया। दूसरी सुबह रंगीले की शादी धनिया के साथ उस बस्ती में हो गई थी, जिस बस्ती के सभी बड़े लोग रंगीले को अपना बेटा समझकर प्यार करते थे। सबको पता था कि उसके माँ बाप नहीं है, वह तो बेचारा अनाथ है। धनिया दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई। थोड़ा सा गृहस्थी का सामान धनिया के गरीब पिता ने उन्हें दहेज के साथ में जो दिया था, उसे घर में सजा दिया गया। रंगीला ने सोचा था कि शादी के पश्चात मैं नई नवेली को बाजार में घुमाने ले जाऊंगा, उसको मनपसंद मिठाइयाँ खिलाऊंगा। इसके लिए तो उसने पहले से ही 1 रुपया छुपा कर रखा हुआ है। वही रुपया तो उसके आनंद के काम आएगा। शादी का आनंद तो घूमने में ही आता है। फिर बेचारी धनिया ने भी इस शहर को कहाँ देखा है। उसने अपनी पत्नी से अपने दिल की बात कह डाली और साथ ही कहा कि मैं अभी वह अपना छुपा हुआ खजाना उस पुराने किले से निकाल कर लाता है, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। धनिया अपने पति की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और हंसकर बोली, देखो मेरे पास भी 1 रुपया है, आप भी अपना रुपया निकाल कर ले आओ। हम इन 2 रुपयों में तो बड़ा आनंद ले सकते हैं। कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा घर का सामान भी आ जाएगा। अरे वाह धनिया वाह, अब तो मजा ही आ गया। आजकल किसके पास चांदी के 2 रुपये हों। उस जैसा सेठ कौन होगा। हमारे राज्य में तो हर चीज सस्ती है। इस राज्य में तो 1 रुपया रखने वाला भी अमीर ही गिना जाता है, और हमारे पास तो 2 रुपये हैं। हम तो दोनों ही अमीर हो गए। बस धनिया, तुम मेरे आने तक
तैयार हो जाओ, मैं भागा भागा जा रहा हूं और वह रुपया निकालकर भागा भागा ही वापस आऊंगा। इतनी बात कह रंगीला वहां से भाग खड़ा हुआ। खुशी के मारे वह और भी तेज भाग रहा था, इतना तेज कि शहर की सड़कों पर खड़े लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग तो उसे पागल समझ रहे थे। इस कड़कड़ाती गर्मी में वह तेज भागता हुआ पसीने में नहा रहा था। महल की छत पर खड़े राजा मानसिंह ने इस युवक को ऐसे तेज भागते हुए देखा तो वह भी हैरान रह गए थे। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाकर उस युवक को अपने सामने लाने के लिए कहा। सिपाही महाराज के आगे सिर झुकाकर बोले, जो आपकी आज्ञा महाराज, हम अभी उस नव युवक को लेकर आते हैं। इतना कहते ही राजा के सिपाही तेजी से भागते हुए रंगीले के पास पहुंचे। रंगीला उनकी ओर बिना देखे ही भागता चला जा रहा था। अरे भाई रुको, एक सिपाही ने आगे जाकर कहा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है, मगर मैं इस समय नहीं जा सकता बंधु। अरे तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें क्या पता नहीं कि राजा जिसको भी अपने पास बुलाते हैं वह तो अपने को भाग्यशाली समझता है। मगर मैं, रंगीला कुछ कहते कहते रुक गया। अगर मगर से काम नहीं चलेगा तुम्हें राजा के पास चलना ही होगा, नहीं तो हम जबरन तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। सिपाहियों ने उसे कुछ इस प्रकार से डांटा था कि उसका दिल ही डूब गया। राजा के आदमी उसे जेल में भी तो बंद कर सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसकी पत्नी का क्या होगा। डर के मारे बुरा हाल हो रहा था रंगीले का। मरता क्या ना करता, बाली बात थी। वह बेचारा बेबस और मजबूर सा होकर चल पड़ा। राजा के पास जाकर उसने डरते डरते दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। युवक की नमस्कार का उत्तर देते हुए राजा ने बड़े ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा, फिर प्यार से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। रंगीला महाराज, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी तेजी से भागे जा रहे हो, आखिर इसका क्या कारण है। महाराज, मैं आपका बच्चा हूं, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। नहीं बेटा, मैं तो केवल तुम्हारे इस प्रकार भागने का कारण जानना चाहता हूँ। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि मेरी प्रजा का कोई भी प्राणी इतनी तेज धूप में बिना किसी बहुत ही जरूरी काम से इतनी तेजी से शहर की सड़कों पर नहीं भागता। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब ठीक है महाराज, किंतु मेरी अपनी एक जरूरत है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। क्या कोई खजाना छिपा हुआ रखा है जिसे पाने जा रहे हो। जी हाँ महाराज। क्या तुम्हारे खजाने में 1 लाख रुपए हैं जो इस प्रकार धूप में जा रहे हो। नहीं महाराज, इतने रुपये तो नहीं। 50,000 हैं। नहीं महाराज, फिर 10,000 से कम क्या होंगे जो तुम इतनी तेजी से भागे जा रहे हो। नहीं महाराज, इतने भी नहीं है। तो फिर कुछ तो होगा जिसके लिए तुमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि इस कड़कड़ाती गर्मी में जैसे तुम भाग रहे हो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। महाराज, आप तो प्रजा के पिता हैं। इस रिश्ते से आपके सामने कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मगर आपके क्रोध से भी डर लगता है कहीं आप बुरा ना मान जाएं। मेरा क्या होगा। रंगीले ने डरते डरते कहा। नहीं रंगीले बेटे, हम तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही दुखी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे परिश्रमी युवक को अधिक से अधिक सुख दें। महाराज, मैं आपके पुत्र समान हूँ। इतना कहने के पश्चात डरते डरते रंगीले ने अपनी कहानी इस प्रकार आरंभ की। महाराज, अचानक ही मुझे रास्ते में पड़ा 1 रुपया मिल गया था। उसे मैंने आपके महलों के पास वाले पुराने किले की दीवार में छुपा दिया था ताकि जब मेरी शादी हो तब मैं अपनी पत्नी को इस 1 रुपये से ऐश करवा सकूं, उसे घुमाने ले जाऊं, कुछ अर्ध फल और मिठाइयां खिलवा सकूं। बस महाराज, यही सोचकर मैंने उस रुपये को शहर के उत्तरी भाग वाले किले में छुपाया। अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं उस रुपये को लाने के लिए जा रहा हूँ। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। राजा जोर जोर से रंगीले की पीठ थपथपाते हुए खुशी से फूले जा रहे थे।
वास्तव में ही रंगीले के विचारों से उन्हें हार्दिक खुशी हुई थी, जो केवल अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा होकर केवल 1 रुपये को पाने के लिए इतनी तेजी से इस गर्मी की परवाह किए बिना अंधाधुंध भागा जा रहा था। महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना, मैं आपका सेवक हूँ, कृपा करें। नहीं रंगीले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम्हारी यह सत्य भरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए हैं। हमने तुम्हारे यह कष्ट नहीं देखे जाते। हम चाहते हैं कि तुम भागना छोड़ दो और हमसे 1 रुपये के बदले में 100 रुपये लेकर अपने घर चले जाओ। इन रुपयों से तुम्हारी पत्नी भी अत्यंत खुश होगी और साथ ही तुम अपने जीवन में सच्चा सुख भी पा सकोगे। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं उस रुपये को लेने अवश्य जाऊंगा। यदि तुम्हें 100 रुपये कम लगते हो, हम तुम्हें 200 रुपये दे देते हैं। बस अब तो ठीक है। नहीं महाराज, आप मेरी भूल को माफ करें, मैं उस 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। अरे, यदि यह भी कम है तो चलो हम तुम्हें 1000 रुपये देते हैं। बस अब तो तुम इस गर्मी में जाने का अपना इरादा छोड़कर घर वापस चले जाओ। इतने रुपयों में तो तुम राज्य में बड़े सेठ बन जाओगे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं आपसे 1 रुपये लूंगा अवश्य, किंतु अपना रुपया लेने जरूर जाऊंगा। दरबार में बैठे सभी लोग राजा के इस निर्णय पर और रंगीले की ओर आश्चर्य से देखने लगे। विशेष रूप से महामंत्री कृष्ण गोपाल सिंह के आश्चर्य की तो कोई सीमा नहीं थी। वह सोच रहे थे कि यह कैसा लड़का है जो राजा की बात मानने को तैयार नहीं। राजा ने आज तक इतना धन किसी को देने के लिए नहीं कहा, मगर न जाने क्यों इस युवक के लिए वह सब कुछ देने को राजी हो गए। पर यह युवक तो एक ही बात पर जिद किए बैठा है कि मैं अपना 1 रुपया अवश्य लाऊंगा, और यह राजा है कि इस जिद लिए बैठे हैं कि हम तुम्हें यह कष्ट सहन नहीं करने देंगे। राजा हट, बाल हट, दोनों ही हट इस दुनिया में मशहूर हैं। इस समय दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डट गए थे। दरबार में बैठे लोग अपने दिल की धड़कनें रोके हुए यह सोच रहे थे कि देखें आखिर विजय किसकी होती है। अब की बार राजा जी ने बड़े प्यार से रंगीले को अपने पास बैठा कर कहा, देखो बेटा, तुम जिद ना करो, हम तुम्हें 10,000 रुपये तक देने को तैयार हैं। महाराज, आपका मैं धन्यवाद। यदि सारी आयु करता रहूं तो भी मैं यह एहसान उतार नहीं पाऊंगा। आपके चरण सारी उम्र धोकर पीता रहूं तो भी आपके प्यार का बदला नहीं उतार पाऊंगा। मगर महाराज, मैं अपने 1 रुपये को अवश्य पाना चाहता हूं। राजा जी इस युवक की जिद के आगे हारने को तैयार नहीं थे। उन्हें इस जिद के साथ साथ क्रोध भी आ गया था। इस युवक का उनकी बात ना मानना उनकी सबसे बड़ी हार होगी, और हार का मुंह देखना उन्होंने आज तक सीखा ही नहीं था। तभी राजा ने अपना अंतिम निर्णय सुना है। देखो रंगीले बेटे, तुम्हारी यह जिद है कि तुम उस 1 रुपये को लेने अवश्य जाओगे, और हमारी यह इच्छा है कि तुम ऐसी गर्मी में मत जाओ। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है, क्योंकि हमारा यह पुराना किला बहुत दूर है। इसलिए हम तुम्हारे जन्म जन्म के दुख दूर कर देते हैं और हम तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग दे देते हैं। बोलो, अब तो ठीक है ना? हाँ महाराज, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा जी रंगीले की इस बात पर बहुत खुश हुए। ऐसे जिद्दी युवक को मना लेना कोई सरल बात नहीं थी, किंतु राजा के सामने जो दो मुख्य बातें थीं वे थीं, एक तो वह युवक बहुत ही परिश्रमी और अपनी धुन का पक्का है। यह जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा कर लेगा उसे पाने के लिए अपनी जान तक पर खेलने को तैयार हो जाएगा। वास्तव में ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते। दूसरी इस युवक की जिद थी। यह जिद राजा लोगों में ही अधिक पाई जाती है। इस युवक ने जिस दिलेरी से अपने राजा का सामना किया है उसका उत्तर इस राज्य में शायद ही कहीं मिल सके। वास्तव में यह युवक महान है। यदि इसे मैं अपना आधा राज दे भी दूंगा तो सफल ही रहेगा। राजा ने रंगीले को अपनी छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह प्यार किया। राजा जी की यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्हें यह पहली बार महसूस हो रहा था कि वह रंगीला उनका ही अपना बेटा है।
इस जिद में उन्हें एक बेटा भी मिल गया। यह सारा राजपाट उनकी मृत्यु पश्चात बेकार ही तो था। राज दरबार में बैठे लोगों ने बड़े ही आश्चर्य से राजा के इस निर्णय को सुना। कुछ लोग तो बैठे यह सोच रहे थे कि आकर यह राजा लोग भी कैसे होते हैं, जो दयालु होते हैं तो एक राह चलते कंगले को भी राजा बना देते हैं, और जब क्रोध में आते हैं तो एकदम विनाश कर देते हैं। आज उनकी आंखों के सामने ही तो सब कुछ हो रहा था। हकला कंगला भिस्ती जो कंधे पर पानी के मटके लादे लोगों को पानी पिलाता फिर रहा था, आज राजा बन गया था। इसे कहते हैं भाग के खेल निराले। सत्य बात तो यह थी कि रंगीले को भी इस बात का विश्वास नहीं था कि वह राजा बन चुका है। वह अपनी धुन का इतना पक्का था कि उसके दिमाग में अब भी वही 1 रुपया घूम रहा था। उसका 1 रुपया, उस रुपये से ही तो उसने अपने जीवन का यह सफर आरंभ किया था। 1 रुपया पाने के पश्चात ही उसकी शादी हुई। उस रुपये को घर से लाने के लिए वह निकला तो उसे यहाँ आधा राज्य मिल गया। कितना भाग्यशाली था वह 1 रुपया। अब वह उस रुपये को अपने से कैसे अलग कर सकता है, कैसे भूल सकता है। हाँ, वही रुपया उसके जीवन का साथ है। उस रुपये को वह किसी कीमत पर नहीं भूलेगा। राजा ने रंगीले को अपने बराबर राज सिंहासन पर बैठाते हुए कहा, देखो बेटे, अब तुम्हारा नाम राजा रंगीला सिंह है। अब तुम मेरे राज्य में बराबर के भागीदार हो। अब तुम अपने हिस्से के आधे राजा हो सकते हो। हाँ, इस महान कार्य के लिए हम अपना आम दरबार लगाएं और अपने इस निर्णय की घोषणा सब लोगों के सामने करेंगे। यह सारा काम सुबह होगा। इस बीच तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम कल तक अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। इस तैयारी के लिए तुम्हें अपनी ओर से 1000 रुपये दे रहा हूँ। तुम जाकर अपनी पत्नी को भी तैयार करो। हम कल सुबह तुम्हारे लिए सारी गाड़ी भेजेंगे। तुम दोनों पति पत्नी उसमें बैठकर ही आना। आज से तुम राजा रंगीला सिंह हो। मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद करूं महाराज। इसकी कोई जरूरत नहीं। यह सब तो तुम्हारे भाग्य और तीर बुद्धि की देन है। जाओ बेटे जाओ। रंगीला 1000 रुपये नगद लेकर जैसे ही घर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उस समय वह खुशी से झूम रहा था। धनिया अपने पति को इस तरह नाचते देखकर हैरान थी। उसने डरते डरते पूछा, मेरे प्राणनाथ, क्या मैं इतनी बड़ी खुशी का कारण जान सकती हूँ? धनिया, आज से हम रंगीला नहीं रहे बल्कि राजा रंगीला सिंह हो गए हैं। राजा, इस देश के आधे भाग के राजा हम होंगे। हम? हाय राम, यह आप क्या कह रहे हैं? कहाँ राजा और कहाँ हम रंगीले? कहीं आपने भांग तो नहीं पी रखी है? नहीं धनिया, नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ चलकर कपड़े खरीदो, नए नए कपड़े जो रानियां पहनती हैं। तुम भी मेरी रानी बनोगी। कल सुबह होते ही हमारा राज तिलक भरे दरबार में होगा। रंगीला जोर जोर से हंसने लगा था। धनिया बेचारी बुद्ध बनी खड़ी अपने पति की ओर देख रही थी। फिर थोड़ी देर के पश्चात जब रंगीला ने धनिया को राजा और रुपये की पूरी कहानी सुनाई तो वह भी खुशी से झूम उठी थी। दोनों खुशी से नाचते हुए बाजार की ओर मौज मारने के लिए निकल पड़े थे। खूब जी भरकर उन्होंने खाया था। जीवन में ऐसा सुख तो उन्होंने पहली बार ही तो देखा था। दूसरे दिन जैसे ही राज दरबार में राजा जी ने इस बात की घोषणा की कि हम अपने दिए हुए वचन के अनुसार अपने राज का आधा भाग रंगीला सिंह को दे रहे हैं और रंगीला सिंह को यह भी अधिकार दे रहे हैं कि वह अपने लिए जो भी राज का भाग मांग ले, हम वही उसे देंगे। राजा की इस घोषणा के पश्चात रंगीला ने खड़े होकर कहा, महाराज, मुझे आपके राज्य का केवल उत्तरी भाग ही चाहिए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि उस भाग में ही मेरा वह 1 रुपया दबा हुआ है। उसी ने मुझे राजा बनाया है। राजा रंगीला की इस तीर बुद्धि पर हैरान रह गए थे और खुशी से हंसते हुए बोले, बेटे रंगीले, अंत में भी विजय तुम्हारी हुई। तुमने जो चाहा था वही किया। तुमने उस रुपये को फिर भी नहीं छोड़ा।
बच्चा हूं महाराज आपका। रंगीला राजा जी के पांव छूकर बोला।